अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक विद यशफीन जमाल। यशफीन जमाल की गैर मौजूदगी में आज शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे फैज़ाबाद धरना कमीशन ने 149 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में फैसलाबाद धरने से जुड़े मुहर्रकात की इंक्वायरी कर रहा था। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैसलाबाद धरने के मज़ाहिरीन के साथ तहरीरी मुआहिदा करने वाले साबिक DG ISI फैज़ हमीद और मज़ाहिरीन में रकूम तकसीम करने वाले उस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर हयात को तमाम इल्ज़ामात से बरी-उल-ज़मा करार दे दिया है, जबकि उस वक्त के पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब हुकूमत ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए मुज़ाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना करके अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ और मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया। हैरत अंगेज तौर पर फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में ये बात भी सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत IB के चीफ आफ्ताब सुल्तान से जब धरने में एजेंसीज़ की जानिब से किसी भी किस्म की मुबैशना सहूलतकारी के हवाले से पूछा गया तो उन तमाम अफराद की जानिब से किसी रियासती अदारे या शख्स के मुलव्विस होने से साफ इनकार सामने आया। माजी में नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उनको फैज़ाबाद धरने का मास्टर माइंड करार देते रहे, जबकि ख्वाजा आसिफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर सहूलतकारी के इल्ज़ामात आयद करते रहे। आज इस हवाले से और दीगर मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कोहसानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है पीपल्स पार्टी के आमिर हसन साहब, जबकि तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और सबसे पहले हम रुख करेंगे रहनुमा नून लीग खेलदास कोहस्तानी का। खेलदास साहब, मोस्ट वेलकम सर। सर, आपने मुलाहिजा किया है फैसलाबाद धरना कमीशन ने 149 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी हतमी रिपोर्ट मुरतब की है और 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG अख्तर अली शाह की सरबराही में फैसलाबाद धरने से जुड़े मुहर्रकात की इंक्वायरी जो है वो कर रहा था। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले में बिल्कुल जो है क्लीन चिट मिल गई है DG ISI फैज़ हमीद को, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तभी हम देंगे जब हमें अब खबरों की बुनियाद पे तो मैं अभी नहीं बात कर सकता, इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको ये मौक़िफ़ दूँ, मगर ज़रूर जब कमेटी जो ने रिपोर्ट दी है और जो मुतल्लिका जगह पे पहुँचेगी तो ज़रूर मौक़िफ़ हुकूमत का भी आएगा और जब ये रिपोर्ट के बाद फिर हम बात करने की पोजीशन में होंगे। जी ठीक है, रुक करेंगे नदीम कुरैशी का जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ। नदीम कुरैशी साहब, मोस्ट वेलकम। सर, बताएगा कि आपने मुलाहिजा किया फैसलाबाद धरना कमीशन से मतलब की रिपोर्ट जो है सामने आई है और इसमें बिल्कुल क्लीन चिट मिली है। ISI साबिक जो थे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, इससे मतलब आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, देखिए मैं गुजारिश करूँ, मैंने भी इत्तेफाक से ना इस तरह की कोई रिपोर्ट पढ़ी है और ना ही मैं समझता हूँ कि जब तक इसकी तस्दीक हो जाए हमें इस पर बहस करनी चाहिए। मैं आपकी बात पर एतबार करते हुए ये अगर अपनी राय देना चाहूँगा तो यकीनन अगर ये रिपोर्ट मनोवन उसी तरह से है जैसे आप फरमा रहे हैं या जैसे 2 रोज से मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है तो यकीनन इसमें इसमें एक अहम नुकता तो एक सामने आएगा ना कि जो हुकूमत वक्त होती है, लॉ एंड ऑर्डर उसकी जिम्मेदारी होती है। जितने इदारे हुकूमत के मातहत होते हैं वो हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होते हैं जी। कोई फर्द या कोई इदारा अपने तौर पे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का कानून उसको ये इजाज़त देता है कि वो इस तरह के मामलात में मुदाखलत करे। तो एक तो चीज़ साबित हो गई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल गलत था इस हवाले से, और एक चीज़ अब बड़ी वाज़ेह हो गई कि पब्लिक के हवाले से जो भी डिसीजंस होंगे पब्लिक वेलफेयर के या लॉ एंड ऑर्डर के या दीगर जो भी मामलात होंगे उसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली हुकूमत वक्त पर होगी। आप कोई हुकूमत अपनी उस रिट को कितना मनवा सकती है, कितना नहीं मनवा सकती। अब ये नहीं होगा कि हुकूमत अमल ना करे और बोझ किसी और पर डाले। मतलब पॉलिटिकल नारे लगाने से पहले अब ये रिपोर्ट हर लीडर के लिए एक तरह से उसके लिए एक लेसन है कि वो इस रिपोर्ट से सबक सीखे। और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह से अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। हमारे पास अब सबके पास एक मौका है कि हम अपनी तमाम पॉलिसीज़ को रिव्यू करें। हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उनको भी अब ये उनके लिए भी एक वक्त है कि वो अपनी ज़ाती अनाओं के खौल से बाहर आएँ
और वो पाकिस्तान की मुआशी, पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की मौशरत की सूरत हाल को मद्देनजर रख के एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक मजबूत, मतवाजन और तवाना पाकिस्तान के लिए और अपनी उस नई नस्ल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब उन मुल्कों में शामिल है जहां यूथ की, यंग लोगों की जो जो पोर्शन है वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी का रखता है। जी मैं अब समझता हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमें अब अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। जी माजी को अपने मुखालफिन के खिलाफ बतौर टूल, बतौर नारे, बतौर इलेक्शन कैंपेन, बतौर उनकी करेक्टर एसिसिनेशन के इस्तेमाल करने की बजाय हमें सबको अपने अपने माजी से सबक सीखना चाहिए और हम सब की तरजीह नंबर 1 पाकिस्तान का इस्तेहकाम होना चाहिए। इस रिपोर्ट से जैसे आपने फरमाया, अगर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है तो फिर वो तमाम इदारे जो हुकूमतों के गैर आइनी अहकामात मानते हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई। अल्टीमेटली नतीजा फिर इसी सूरत पे आएगा कि जो हुकूमती ओहदेदार होंगे, जो जी हुकूमत में होंगे, जिनको अवाम ने मुंतखब करके भेजा होगा, इन तमाम फैसलों की जिम्मेदारी उनकी गर्दन पर होगी। वो ना पहलू तही कर सकते हैं, ना इससे बच सकते हैं, ना वो किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं जहां जी वो ये कहें कि जी हमने तो जी नहीं किया, ठीक है नदीम हम तो कुरैशी साहब, इससे आपका पॉइंट बेगुनाह मेरे हैं। सामने आ गया। मैं बस आपको ये भी बताता चलूं कि उमर यूब की जानिब से भी जो है इस चीज़ का मुतालबा किया गया है कि इस तमाम तर फैसले के जो है पब्लिक किया जाए। आपसे मजीद बात करेंगे, बैरिस्टर आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस फैसले से मुतल्लिक जो है आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं, और याद रहे आप भी जानते हैं कि उस टाइम नवाज शरीफ जो है नाम लेके पुकारते रहे और कहते रहे कि इसके पीछे जो है जनरल फैज़ हमीद इन्वॉल्व है। इससे मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के अपना मौक़िफ़ रखती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरे लिए तो ये कमीशन की रिपोर्ट आ जाए या ना आए, दोनों गैर अहम है, क्योंकि ये 2017 की बात है और अब तारीख इन 7-8 सालों में बहुत से फैसले कर चुकी है। जी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक सू मोटो इस पे केस था जिसमें जस्टिस मुशीर आलम और आज के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ये मेंबर थे और उस बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। उस फैसले के अंदर किसका क्या किरदार था वो भी वाज़ेह हो चुका है। तारीख में जिसका जो किरदार रहा है वो हो गया है। अब किसी भी कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो गैर अहम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये धरना कैसे हुआ, किसने दिया, वो तो एक मजहबी जमात का धरना था, बिल्कुल उसमें भी कोई ना कोई उसके मुहर्रकात होंगे, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े धरने हुए हैं, यहाँ पे आइन मुअत्तल हुए हैं, यहाँ पे वज़ीर आज़म के साथ क्या क्या सलूक हुआ है, यहाँ पे पार्लिमान की तज़यीक़ हुई है, यहाँ पे अवाम के हकूक़ गसब हुए हैं। तो कोई एक कमीशन काम नहीं कर सका कि और यह कर सकता कि मैं एक इशू के ऊपर कमीशन बना दें और पूरी कौम उसके गिर्द घूमने लगे। पाकिस्तान को इस वक्त ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर तमाम लोगों को एक दफ़ा बैठना पड़ेगा और तमाम इदारों की मर्ज़ी से ये कमीशन बनना चाहिए। उसमें पार्लियामेंट भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे, उसमें अदलिया भी अपनी गलतियाँ तस्लीम करे। अकेले अकेले तो सारे करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये गलती, जिस तरह हमारी अदलिया ने चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की क़यादत में 12 कहा है। और इससे दलेर रिमार्क्स क्या होंगे जो काजी फायज़ ईसा साहब ने दिए हैं कि इस कमरा अदालत में लगी हुई चीफ जस्टिस की तस्वीरें कई ऐसे लोगों पर भी मुश्तमिल हैं जिन्होंने आइन का सौदा किया और फैसले गलत किए डिक्टेटर्स के कहने पे। इसी तरह जाने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा कह चुके हैं कि हमसे ब्लंडर हुआ, हमने सियासी तौर पे पीटीआई को हुकूमत दिलवाई और जो हमने रोल प्ले किया बड़ा शर्मनाक था, हमें ये पॉलिटिकल रहना चाहिए। इसी तरह सियासतदान भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट का इजलास बुलवाने के लिए ये फैज़ हमीद साहब की मदद लिया करता था, अगर ये रहते तो मेरी हुकूमत कभी ना टूटती। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसके लिए ज़रूरत है कि मुल्क में एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और वो हमेशा के लिए फैसला करे और हम आगे बढ़ें। अब मुल्क को किसी एक रुकनी कमीशन की ज़रूरत नहीं है। इस कमीशन के ज़रिए हम गलतियाँ माने और आगे बढ़ें और वो गलतियाँ दोबारा ना करें। कौमों की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, हम मुश्किल दोराहे के ऊपर हैं। इस वक्त अपने इख्तलाफात को भूल के अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जिसके अंदर भी पॉलिटिकल विल भी होगी और जिसके अंदर इखलाकियात भी होगा और जो रियासत को बचाना चाहता होगा वो ज़रूर इसमें शरीक होगा। पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ ये तजवीज़ है
बल्कि मुतालबा है, जी। हम बार बार यही कह रहे हैं। ठीक है बहुत से एलिमेंट हैं जिनका होना ज़रूरी है जस्टिस ऑन ट्रैक के लिए, तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी इस कमीशन से मतलब अभी बहस होगी। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिनका मुतालबा जमातों की जानिब से किया जा रहा है। सबकी नज़र नून लीग की जानिब है कि जो है क्या जो है इकदाम किए जाएंगे नून लीग की जानिब से, इससे मतलब कुछ भी कहना अभी कबल इस वक्त होगा। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। बैरिस्टर आमिर साहब ये बताएगा कि 9 मई के वाक़यात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तहकीकाती कमीशन का मुतालबा करेगी है, इससे मुतालिक आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैंने फिर कहा कि कोई किसी एक वाक़े के ऊपर एक कमीशन बनने से कोई फ़ैसला नहीं होगा। अब हमारे पीटीआई के दोस्त देखिए, महज अगर एक तो पीटीआई को 9 मई के वाक़यात से उसकी सियासी सरगर्मियों से नहीं रोकना चाहिए, उसकी सियासी हैसियत को उस पर नहीं नथी करना चाहिए, लेकिन पीटीआई को भी 9 मई के वाक़यात सिर्फ किसी के ऊपर, क्या किसी कमीशन की ज़रूरत है ये जज करने के लिए कि ये वाक़या किसने करवाया? क्या किसी कमीशन की ज़रूरत है कि कोर कमांडर लाहौर के घर पे हमला करने में क्या इमरान खान का भांजा मुलव्वस नहीं? क्या उसने कोर कमांडर की वर्दी की तस्दीक नहीं की हुई? ये वीडियो सारी आ नहीं गई, इसमें किसकी ज़रूरत है? इमरान खान साहब की तकारीर मौजूद नहीं है, इनके लीडरशिप मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये फ्रॉड और ये सारा एक दूसरे से ना करें। अगर ये वाकई मानते हैं कि हमसे गलत हुआ तो उसी के लिए हमें किसी कमीशन की नहीं, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है, जिसमें ये भी सच बोलें कि हमसे ये हरकत हुई है, और वो भी सच बोलें जिन्होंने पहले इन्हें अपना लाडला बनाया, अपनी गोद में बिठाया। जब आपने गोद में बिठाया तो फिर कोई आपकी दाढ़ी को नोचने लगा, फ्रैंक हो गया ना ज़्यादा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, मैं आखिरी बात करूंगा इसे, मैं चाहता हूँ पॉजिटिव साइन पे ख़त्म हो। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अब एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। 9 मई का वाक़या बहुत ख़तरनाक रुझान है पाकिस्तान में, ये कभी नहीं हुआ। हमारे बानी चेयरमैन को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन हमारे किसी कारकुन ने कोई पत्थर नहीं उछाला, किसी फौजी तनसीब पे हमला नहीं किया, किसी कोर कमांडर घर पे नहीं गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस लाहौर में पूरा कैंट, उस वक्त एयरपोर्ट कैंट से अंदर से गुजर के आता था, पूरे कैंट से गुजर के आई लाखों लोग लेके किसी के घर, हालांकि उनके वालिद को फांसी दी जा चुकी थी, उन्हें 5-7 साल पाबंदे सलासल रखा गया था। ठीक है सर, फेयर इनफ सर, लगाई गई थी, टाइम थोड़ा कम है, सबके पॉइंट्स हमने लेने से, इसलिए मेरे ख्याल से इन्हें भी ये सीखना चाहिए, इसीलिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। जी ठीक है, फेयर इनफ सर। इसके साथ ही रुक करेंगे खेलदास कोसानी साहब ये बताएगा कि ये मुतालबा किया गया है तहकीकाती कमीशन का पीटीआई की जानिब से 9 मई के वाक़े से मुताल्लिक़, इससे मुताल्लिक़ आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? नून लीग क्या मौक़िफ़ रखती है इससे मुताल्लिक़? देखें, बैरिस्टर साहब ने दुरुस्त कहा जी। मैं समझता हूँ 9 मई का जो सानिया है, कोई भी मोहब्बतन पाकिस्तानी इसको अच्छा नहीं समझता, और जिस तरह शोदा के यादगार की तस्दीक की गई, जिस तरह हमले किए गए, ये एक टेररिस्ट जमात ही कर सकती हैं, वो लोग कर सकते हैं जो इस तरह की बदकिस्मती से इस मुल्क का जो अलमिया है, जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, उसमें आम आदमी को तो रिलीफ नहीं मिलता है। और जो सबसे ताकतवर में हम समझते हैं, जो हम ये कहते हैं कि ये ताकतवर है, मगर वो भी बेबस हो उस कानून के सामने, अगर रियासत को इंसाफ ना मिले, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। आप देखें कि इनके कई लोग जो इसमें इस वक्त जो बेगुनाह थे वो बाहर भी आ गए हैं, मिलिट्री कोर्ट से उनको जो है वो भी रिहा हो गए। तो ये जो अदालत में है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, तो अदालत को चाहिए कि अदालत इस पॉपुलरिटी के बुनियाद पर फैसले ना ले, अदालतें इंसाफ के बुनियाद पर फैसला करें। और ये जो ज़्यादती नाइंसाफ़ी जिन लोगों ने की है, जो रियासत के साथ की है, जो इदारे के साथ की है, जो हमारे कौमी इदारों के साथ की है, जो दहशतगर्दी की है, अगर उनको सज़ा नहीं मिलती तो मैं समझता हूँ इस मुल्क को किसी को इंसाफ आगे नहीं मिलेगा। ये इंसाफ मिलना चाहिए, इसका जो है तयन होना चाहिए कि ये 9 मई का मास्टरमाइंड जो है, जो जिसने ये सब कुछ करवाया, जिसने मासूम अपने कारकुनों को इस्तेमाल किया, जब तक सज़ा नहीं होगी तो मैं समझता हूँ ये बड़ा लम्हे फ़िक्र होगा कि पाकिस्तान में फ़ौजी तनसीब जो हमारे कोर कमांडर हाउस हो या GHQ की तरफ जो रास्ते हो, कोई आगे
चल के और फिर हिम्मत ना करे। इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी सज़ा होनी चाहिए, इसका तयन करना। मगर ये अदालती जो निज़ाम है पाकिस्तान में, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये हम ऐसे इसी तरह 135 और 36 नंबर पे नहीं पहुँचे। इसमें ये ज़रूर कमज़ोरी है इस अदालती निज़ाम की, जिसकी वजह से ये लोग अब धन बनाते फिर रहे हैं। पार्लियामेंट में मौजूद हैं ये लोग, 9 मई वाले पार्लियामेंट में मौजूद है। और अब हम रुक करेंगे नदीम कुरैशी साहब का। नदीम साहब बताएगा कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो प्रूफ हो चुकी हैं, तमाम तर एविडेंस मौजूद हैं, फिर ये तहकीकाती कमीशन का मुतालबा पीटीआई की जानिब से क्यों सामने आ रखा है, ये मासूमियत क्यों जाहिर की जा रही है? जब पाकिस्तान का आईन, कानून और जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, हमारी शरिया किसी कॉमन मैन को, किसी आम शख्स को, किसी बेगुनाह को ये हक नहीं देती कि वो अपने लिए इंसाफ का तालिब हो। पहली बात, मैं 9 मई जैसे किसी भी पुरतशद्दुद वाक़े की शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि हम अपने किसी इदारे पर हमलावर हो। देखना यह है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसके मुहर्रिकात क्या थे, उसका बेनिफिट किन लोगों को हुआ, क्या वजह है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर अगर उसमें 10, 20, 100, 50 लोग मुलव्विस थे तो हमने तहकीक ये करनी है वो मुलव्विस अफराद वहां तक कैसे पहुंचे। वो दरमियान में जो प्लेयर्स होती हैं, वो जो 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 मुहफ़िज़ होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, जो सारी एजेंसीज होती हैं, वो कहाँ थी। दूसरा, चले अगर वहां कुछ लोग पहुंच गए और उन्होंने एजिटेट किया, नहीं करना चाहिए था क्या उसकी आड़ में पंजाब भर में, मैं कसमन कहता हूँ आपको, मैं किसी जलसे में शरीक नहीं था, मुझ पे 12 FIRs है जी। मैं 10 माह अपने घर से बेघर रहा। और जहां जाएंगे आप पूछें हर उस शख्स से जो बेगुनाह था। देखिए, कानून ये कहता है, अखलाकियात ये कहती है कि 100 गुनाहगार रिहा हो जाएं, किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो खुद गिरफ्तार थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस बेदर्दी से उनको गिरफ्तार किया गया, क्या पाकिस्तान में कभी अदालतों में इस तरह से हुआ है कि एक शख्स कोर्ट से जमानत लेने के लिए आया हो और उसे कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया जाए? हम भी कहते हैं जो इनोसेंट्स हैं, सुने, मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी है, ये बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा हमारा मौक़िफ़ जाने दें। इस एक लफ्ज से, इस 9 मई से हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, लोगों को बेपनाह इज्जत दी गई, पाकिस्तान के नौजवान को अपने मुकद्दस तरीन और मोहतरम तरीन इदारों से नफरत पैदा करवाने की कोशिश की गई। किसने की? इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है हमारा मुतालबा, हमें क्यों एंटी स्टेट बनाकर पेश किया जा रहा है, हमें क्यों एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना के पेश किया जा रहा है? किसी आइडियोलॉजी पर, किसी शख्स से, किसी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन क्यों अगर मैं जुल्म करता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए? मेरे भाई का कसूर क्या है? वो खवातीन, लेकिन सर शोहदा की तस्दील करना या फिर तंसीबात को नुकसान पहुंचाना, ये भी एक एलिमेंट है जिसको पीटीआई को देखना होगा और मजम्मत करनी होगी। जिन्होंने सुन ले जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यार जिन्होंने नहीं पहुंचाया, जो आइडियोलॉजिकली भी इस बात से नफरत करते हैं, जो इस बात से डिस्टेंस करते हैं, उनका जुर्म क्या है? और फिर इस सारे वाकयों को बुनियाद बनाकर पीडीएम प्लस ने जो इंतखाबात लड़े, इन्होंने अपने 16 महीने की कारकर्दगी बताई लोगों को, और फिर इंतखाबात में 8 फरवरी को कौम ने क्या वोट के जरिए साबित किया, कौम ने इनके बयानियों को मुस्तरद अच्छा सर, इन शॉर्ट इसको कंक्लूड अगर करें तो आप जो कसूरवार लोग हैं इसमें मुलविस, उसकी मजम्मत करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल मजम्मत करता हूँ जो कसूरवार है, लेकिन जो कसूरवार नहीं है इसको साजिश ना बनाया जाए, इसको ये ना कहा जाए कि इसकी कोई प्लानिंग हुई थी, इसके जरिए हमें ना कुचला जाए। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट सामने आ गया नदीम साहब, फेयर इनफ, हम आपकी बात समझ चुके हैं और इसके साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू नाज़रीन। गुफ्तगू जारी थी, आपने मतलब मौक़िफ़ भी मुलाहिज़ा किए हैं और अब इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं और बात करेंगे हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन, जो कि अपोजिशन में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है। 6 जमाती के इत्तेहाद जो है बनेगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे भी शामिल होगी। इससे मतलब अभी बात भी होगी और सबसे पहले इससे मतलब का मौक़िफ़ जानेंगे खेलदास कोहस्तानी साहब का, जो कि रहनुमा नून लीग हैं। खेलदास साहब बताइएगा कि अब ये जो है सामने आ रखा है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन
एक अपोजिशन जमातों की जानिब से एक हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनने जा रहा है। इससे मतलब नून लीग ने क्या तैयारी की है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज साबित होने लगा है नून लीग की तरफ, क्योंकि एक 6 जमातें इसमें इन्वॉल्व हैं इस हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में। जी देखें, बिल्कुल अगर कोई सियासी तहरीक या सियासी सरगर्मी करना चाहता है और आइन के तहत, कानून के तहत सबको ये हक़ हासिल है पाकिस्तानी को, कोई भी अगर इस तरह की, मगर उसकी आड़ में इंतशार फैलाना या मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करना, इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हुकूमत ज़ाहिर है हरकत में आएगी। हुकूमत कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देगी। मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बात यह है कि ये जो तहरीक का नाम रखा गया आइन तहफ़्फ़ुज़, आइन का सब एहतराम करते हैं, मगर ये जो जमात है जिसने आइन, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें डिक्टेटरों ने आइन तोड़ा, मार्शल लॉ लाई, मगर एक सिविलियन ने पहला ये शख्स था और ये जमात थी जिन्होंने आइन को तोड़ा। और जब हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की तो इन्होंने असम्बलियों को तोड़ा और इस सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ कि उस वक्त के सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर, इन्होंने गैर आइनी कदम उठाया और असम्बली को तोड़ा, मगर बदकिस्मती से उसके लिए सज़ा तयन नहीं हुई। और ये अच्छा सर, ये बताएगा कि नून लीग जो है इस चीज़ को लेके तैयार है, नून लीग जो है इसके लिए, इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है, मुत्तहिद है, ये बताइएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उन अफराद पे, उन मुजरमों पे आइन तोड़ने का आर्टिकल 6 लगता तो ये कौन सी जमात है जो मुल्क के जो दहशतगर्दी भी करती है और अब आइन का तहफ़्फ़ुज़ इनको याद आ गया है और आइन का ये क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये तो आइन तोड़ने वाले हैं। तो मुझे इनकी समझ, और दूसरी बात जो इनके साथ इत्तेहाद में है अख्तर महंगल साहब, और हमें हमारे दिल में बड़ी उनके लिए इज़्ज़त और एहतराम है, और अपना जो बाकी जो लीडर कॉम्प्रेस रहनुमा है उनके साथ बलूचिस्तान में, वो उस वक्त हमारे साथ थे, वो नो कॉन्फिडेंस मूव में हमारे साथ खड़े थे। तो वो कल गलत थे या आज गलत है, ये फैसला उन लोगों को करना है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान में जिस तरह सरमायाकारी आ रही है, ये सर ये तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप ये बताएं कि आई रिपीट कि नून लीग जो है क्या करने जा रही है, क्या नून लीग जो है इस चीज से निपटने के लिए तैयार है, मुत्तहिद है, इससे मुतालिक बताइएगा। जी हम बिल्कुल, अगर कोई भी इस तरह की, जिस तरह मुल्क को डिस्टेबलाइज करने, मुल्क की मईशत को नुकसान देने, सड़कें बंद करना, धरने देना, अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया तो हम बिल्कुल उनसे में, अगर एहतजाज करना, जलसा करना, ये बिल्कुल उनका हक है, करें। मगर जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमें समझ में आता है, ये हमेशा 2014 से जब हुकूमत में थे, हुकूमत के बाद हमारी दूसरी हुकूमत है 16 महीने की, और अभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, पाकिस्तान की मईशत का पहिया ना चले। इनका एक ही मकसद है, इनकी एक ही सोच है, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए और हमारी अना और हमारी तस्कीन, ये अपनी सियासत जो इनकी कोई इनकी तरक्की की सियासत नहीं है, कोई खुशहाली की सियासत नहीं है, इनको कोई आम आदमी को रिलीफ मिले ना मिले, इनको कोई परवाह नहीं है। तो ये लोग वो लोग हैं। ठीक है, खेलदार साहब आपका पॉइंट मेरे सामने आ गया है और नदीम साहब बताएगा कि कितनी तैयार है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, 6 जमाती ये इत्तेहाद बनने जा रहा है, इससे मुतल्लिक भी बताएगा। और ये बताएगा कि आपको लगता नहीं है कि आजकल जो मुल्की हालात हैं उससे मुतल्लिक ये जो चीज़ें हैं सामने लेकर आना, इससे क्या जो है रुकावटें नहीं आएंगी जो हुकूमत काम कर रही है उस पर? हुकूमत कौन सा काम कर रही है, कौन सी सरमायाकारी आई है पाकिस्तान में? ये खेलदास कोहिस्तानी सब समझते हैं, बातों से लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। कल इन्होंने पेट्रोल बम चलाया, शहबाज शरीफ साहब तो गला फाड़ फाड़ के कहा करते थे 150 रुपए लीटर पेट्रोल का मतलब है गरीब की जान के ऊपर खुदकुश हमला करना। अब ये रोज जो खुदकुश हमले, सर ये बताएगा कि खेलदास साहब ने भी कहा है कि इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमने डिट्रैक्ट करना है गवर्नमेंट को, क्या यही ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के पीछे? दिल सुबानी, ये तो गवर्नमेंट है ही नहीं, इसको तो पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को ऐसे रिजेक्ट किया जैसे अपने घर के बाहर आने वाले किसी भिखारी को लोग धुतकारते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने तो उनको रिजेक्ट किया है। आज भी 3 फैसले हाई कोर्ट ने किए हैं, 3 एमएनएस को हमारे बहाल किया, 2 एमएनएस को और 1 एमपीएस को। ये तो सब फॉर्म 47 की पैदावार है। ये जिन आमकों की जन्नत में खुद रहते हैं ना,
पाकिस्तान की आवाम उस जन्नत को रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हुब्बुल वतनी का। ये हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियां दी थी। हम किसी पॉलिटिकल अशराफिया का हिस्सा नहीं है जिन्होंने सर रियलिटी चेक से मुताल्लिक अगर बात तो करनी है तो फिर आप ये भी सुन लें कि 2014 में इमरान खान ने जब धरना दिया उस वक्त भी जो है पीटीआई गवर्नमेंट नहीं गिरा सके नून लीग की, और अब तो वैसे ही माइनस साबिक बानी पीटीआई है पीटीआई, तो क्या अब ये हुकूमत गिरा सकेंगे? तो मेरी जान, दिल से गिरे हुए लोगों को, नजरों से गिरे हुए लोगों को हमने क्या गिराना, जिनके बारे में इनकी अपनी पार्टी, ये खेलदास कोहिस्तानी साहब जरा सुने जावेद लतीफ साहब को, जरा सुने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, जरा सुने राना सनाउल्लाह साहब को, इनको खुद अंदाजा हो जाए पाकिस्तान की तारीख की अनोखी हुकूमत है। ये हुकूमत के अपने लोगों को पता है कि हम किस तरह से मुंतखब होकर आए हैं। और मैं गुजारिश करता हूँ, सियासतदान की सबसे बड़ी ताकत की जात के बाद अवाम की हिमायत होती है। कि जिन लोगों के पास अवामी हिमायत नहीं होती, जिनके साथ पब्लिक नहीं होती, जिनको जो लोगों के दिलों में नहीं बसते, ये कठपुतली हैं, ये अपनी कैबिनेट नहीं बना सकते। ये आज पंजाब जैसे 12 करोड़ के सूबे में जहां गंदम की फसल तैयार है, ये उसका इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते। जी ठीक है नदीम कुरैशी, आपका पॉइंट सामने आ गया है और रुक करेंगे बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब। सर आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो वर्ड है उससे मतलब भी हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप लोग रेडी हैं जो इन्फ्लेशन हो रही है, क्या आप इसको ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं, इससे मतलब बताइएगा। देखिए महंगाई तो एक इशू है और ये आज का इशू नहीं है। जब हमने पीटीआई की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी लॉन्ग मार्च किया था तो यही इशू था, लोग उस वक्त भी तंग आए बैठे थे। तो इसका मतलब है कि हमें पॉलिटिकली अब इससे खेलना बंद कर देना चाहिए। अगर हम वाकई कोई भी सारी सियासी जमातें महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं तो हमें एक मुश्तरका पॉलिसी की तरफ जाना पड़ेगा और कम से कम मिसाके मईशत के ऊपर हमें एक होना पड़ेगा। इसके ऊपर सियासत नहीं करने की ज़रूरत, मज़ीद करेंगे भी तो अपना भी नुकसान करेंगे, मुल्क का भी नुकसान आपको करेंगे। लगता नहीं है कि इसके लिए आपको वफाक में जाने की ज़रूरत है? अगर कोई मुश्तरका लाहेमल अगर तैयार करना है तो क्या आपको वाकई ही वफाक में जाने की ज़रूरत है? इससे मतलब क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम लोग, ये अपनी नफरत बहुत हो चुकी है। अभी आपने कहा ना ये तहफ़्फ़ुज़ आइन की जो इन्होंने बनाई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, देखिए कौन सा आइन का इन्होंने एहतराम किया है। पीटीआई के दोस्त जितना मर्जी यहाँ पे गुफ्तगू करें, आइन से इनका क्या ताल्लुक़ है? ये तो आइन के ख़िलाफ़, इनका हमेशा कभी भी आइन की बात नहीं करते। इनके अंदर ये जब कहते हैं ना कि कानून की हुक्मरानी हो, तो वो ये एक फ़र्द को कानून समझते हैं, उसकी ज़ात को कानून समझते हैं, उसी को आइन समझते हैं। वो इनसे बदतमीज़ी करवाता है तो ये करते हैं, वो इन्हें जो चाहता है वो करते हैं। ये भी एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सके। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन के लिए जदोजहद करते हुए पाकिस्तान को आइन देने वाले वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दहाइयों तक, 30 दहाइयाँ बेनज़ीर भुट्टो ने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की है, जिसमें सिर्फ 4 साल इक़्तिदार है और 26 साल जदोजहद है, और जिसमें फिर बाद में लहू लुहान होना है और अपनी जान देना है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ आइन, हमने आइन दिया भी है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, आइन को रीराइट भी किया है। अब हम ये समझते हैं कि ब्रेक में जाने क्लास एक सवाल आपसे करना है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए तैयार है? इससे मतलब क्या? नहीं, हम नहीं तैयार हैं। हमने PMLN को पूरा मौका दिया है 100 डेज में ये अपनी पॉलिसी सामने लाएं, 1 साल के लिए ये करें। यही तो हम बताना चाहती है पीपल्स पार्टी कि सिर्फ वजारतें लेके हिमायत नहीं दी जा सकती। हम बग़ैर वजारतों के, बग़ैर हुकूमत में शामिल हुए इन्हें फ्री हैंड देते हैं। ये जो PDM CDM का था कि भाई बड़ा मुश्किल था फैसला साजी, तो हमने इन्हें मौका दिया। अब तो अगर इन्फ्लेशन होती है तो क्या पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है इसकी? नहीं, अगर जो पॉलिसीज पार्लियामेंट में बनेंगी, हमारी मर्जी से बनेंगी, उसमें हम हिस्सेदार होंगे। लेकिन सर जो पॉलिसीज ये हमारे बगैर कैबिनेट में बंद कमरे में बनाएंगे, उसके ये जिम्मेदार है। ये तो साफ बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी हिमायत चाहिए तो हर फैसला आके पार्लियामेंट के अंदर करें। जब पार्लियामेंट में करेंगे तो देखिए कितनी जमहूरियत है कि उसमें हमारी राय शामिल नहीं होगी, उसमें सुन्नी तहरीक भी शामिल होगी जो आज की एक जमात है। आप कहना चाह रहे हैं कि यूनिटी मैटर्स, इधर से ही गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। डिबेट जारी थी और इससे मतलब बात हो रही थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ से मतलब बात हो रही थी। तीनों मेहमानों ने जो है इससे मतलब अपना मौक़िफ़ भी दिया। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आज इससे मतलब भी बात होगी कि क्या नवाज शरीफ जमात के नाराज़ रहनुमाओं को मना पाएंगे, आखिर ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं क्या। इससे मतलब हमें मज़ीद जो है अपना मौक़िफ़ देंगे खेलदास कोहस्तानी साहब, जो कि रहनुमा नून लीगी हैं, उनसे मतलब जानेंगे। जी खेलदास साहब बताएगा कि आखिर ये अंदरूनी इख्तलाफात क्यों हैं नून लीग के अंदर और इससे मतलब क्या मौक़िफ़ रखते हैं। देखें, पार्टी के अंदर किसी भी अरकान की, किसी मेंबर की, किसी वर्कर की अपना ओपिनियन हो सकता है और पार्टी के अंदर डिस्कस भी होता है। अगर कोई बड़े फ़ैसले होते हैं तो वहाँ जो मुतल्लिका फ़ोरम है वहाँ पे भी मुख्तलिफ आरा आती है। मगर मैं समझता हूँ कि हम सब जो हैं अपने कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के फ़ैसलों पे तायद भी करते हैं और जब फ़ैसले हो जाते हैं उन फ़ैसलों के पीछे खड़े होते हैं, सारी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो कोई किसी शख्स को अपने कायद नवाज शरीफ साहब के फ़ैसलों पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। और लेकिन सर यहाँ पे आपको ये भी सुनना होगा कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है तो राना सनाउल्लाह का बयान तो आपने मुलाहिज़ा किया होगा, आपके सपोर्टर्स ये देख रहे हैं कि हमारी नून लीग की ही गवर्नमेंट है, लेकिन राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो आपने मुलाहिज़ा किया है। उनकी जानिब से कहा गया, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारी कंडीशन थी कि हम जो है जितने भी आप लोगों से वादे किए हैं वो तब पूरे हो सकते थे जब हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती या फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं। देखें, राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा है, CEC के मेंबर है, इंतहाई एक सीनियर रहनुमा है। उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की है, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब के फ़ैसलों पे जो है या उनके फ़ैसले जो उसने हमेशा कहा है कि पार्टी के अंदर राय होती है, जब फैसले हो जाते हैं हम सब एक उस फैसले पे मुत्तफिक होते हैं। तो ये जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं वो मज़ीद बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस एंगल से ये बात की है। तो ये बात तो ठीक है, हमें अगर अक्सरियत, ये तो कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला था कि अगर सादा अक्सरियत होगी, 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो वज़ीर आज़म बनेंगे। और जो हालात हुए इलेक्शन के बाद, जो रिज़ल्ट आया, पाकिस्तान की अवाम ने तमाम जमातों को एक ऐसा मैंडेट दिया कि एक जमात नहीं बना सकती थी, तो हमने उस फैसले को कबूल किया, बड़े दिल से कबूल किया। और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि सीनियर लीडरशिप ने मिलकर ये फैसला हुआ कि जो वज़ीर आज़म है उसके शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। तो ये फैसला नवाज शरीफ साहब एक मुश्किल वक्त ही इसको डिफाइन करेंगे ना हम, जहाँ पे नवाज शरीफ को खुद आगे आके फैसले करने चाहिए थे वहाँ पे शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं। देखें, ये 16 महीने का हमारा तजर्बा मौजूद था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने तमाम उस वक्त की जमातों को मिलकर हुकूमत बनाई थी और वो कामयाब तजर्बा था और उस वक्त के हिसाब से, और हमने पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया था। तो उस रोशनी में कायदे मोहतरम ने बेहतर समझा कि शहबाज साहब ने 16 महीने में तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। और अब भी हमारा, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा है कि हमारी तमाम पीपल्स पार्टी हैं जो और जमातें हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म को वोट दिया है, तो हम सब मिलकर इस मुल्क को इस मुआशी सूरत हाल से, मुआशी चैलेंजेस से निपटेंगे, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। आप जिस तरह हुकूमत की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये फैसला नवाज शरीफ साहब का था और नवाज शरीफ साहब का आशीर्वाद वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज, उनको मुकम्मल उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आज भी देखें, खुद नवाज शरीफ साहब जो है वो गए हैं तंदूर पे लाहौर में और उन्होंने चेक किया है कि रोटी जी सर वो तंदूर में भी गए हैं और वो पंजाब असम्बली में भी गए हैं। ये भी बताएगा कि पंजाब असम्बली में वो किस चीज़ की सदारत कर रहे थे, ये किस कैपेसिटी में आता है कि जिनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है और इससे मुतालिक कोई ओहदा नहीं है, तो पंजाब असम्बली में वो क्या कर रहे थे, किस कैपेसिटी में वो सदारत कर रहे थे, मुश्तरका सदारत पंजाब असम्बली की। देखें, कैबिनेट में पंजाब की मरकज़ की कोई MNA है, किसी को वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, अगर वो बैठ सकते हैं, ये किसी ने रोक नहीं सकते कि कोई ना बैठ सके, वो सीनियर लीडर हैं। और मैं समझता हूँ आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने
जो मुश्किलात है, रोटी महंगी मिल रही है, दवाइयाँ महंगी मिल रही है, वो पाकिस्तान में जब आए हैं तो उनका पूरा फोकस है, उसने वफाकी और सूबाई हुकूमत की तायद हासिल है और वो चाहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले, बजाय कि हम दूसरे मामलात में उलझें। पाकिस्तान को गुर्बत में जो आम आदमी 60% लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, उनको रिलीफ चाहिए, उसकी वो सरबराही कर रहे हैं, और जो मसाइल हैं उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा इकदाम है, उसको आपको मीडिया को तमाम को उसको सराहना चाहिए, बजाय कि आप कहें कि वो नवाज शरीफ साहब क्यों बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ज़रूरत है सब मिलकर, जो जिसका तजर्बा है उसे हमें फ़ायदा लेना है, और हमारा कायद है नवाज शरीफ साहब, वो हमारी हमेशा रहनुमाई करते हैं। और करेंगे नदीम कुरैशी साहब का। नदीम साहब बताएगा कि खेलदास साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत से इंतजाम किए जा रखे हैं, नवाज शरीफ जो हैं वाकई रिलीफ की जो है वो तैयारियां कर रखे हैं, लेकिन आप क्यों धरना दिए जा रखे हैं? क्या आप इन तमाम एलिमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे? अच्छा, मैं अपने दोस्त खेलदास कोहिस्तानी साहब से कहूंगा, ये देश आपका भी है, आप इस देश के साथ आप खेले ना, संजीदा हो जाएं। अब नवाज शरीफ साहब नान भाई के पास जाकर रोटी सेल करवाएंगे 16 रुपए की, सुभान अल्लाह। एक तरफ आप 5 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, मतलब आपने पाकिस्तान में आप पेट्रोल कर दी और अब आप जो है जाकर नान भाई से पूछेंगे, हाँ जी आप रोटी कैसे बना रहे हैं? अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के खौफ करें अल्लाह से, इस मुल्क के गरीब लोगों का मजाक ना उड़ाएं। खेलदास ने कहा जी 60% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। भाई अगर 60% लोग कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? 1985 से 83 से तो आप लोग हुक्मरान है, और 40 साल से अब आपकी 3rd जनरेशन आ गई है। अगले रोज मैंने देखा एक और साहबजादी ने जरदारी साहब की हलफ उठाया और सुनने में आ रहा है कि जी पीपल्स पार्टी की कमान वो संभालेंगी। मतलब 3rd जनरेशन जिन खानदानों की आ गई हो पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए, और गरीब वहीं का वहीं खड़ा हो, और ये अब भी गरीब के नाम पे चूरन बेचे, या अब भी गुर्बत के नाम पे पॉलिटिक्स करे, या अब भी किसान को, मजदूर को, हारी को मुखातिब करके गुफ्तगू करे, खुद महलात में रहे, खुद अरबों रुपए के असासे बनाए। ये इनको तो अगर 10,000 रुपए की भी रोटी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये गरीबों का मजाक ना उड़ाएं, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उस वक्त का जब नवाज शरीफ साहब बोलेंगे। मेरी अपनी जाती डेट है कि वो 30 जून के बाद गुफ्तगू फरमाएंगे, जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। खेलदास भाई ने बड़े उनके ओहदे बताए, जी वो फलां है फलां है, बिल्कुल उनके पास बड़े ओहदे हैं, लेकिन देखना यह है कि सनाउल्लाह साहब फरमा क्या रहे हैं। जी जी ठीक है सर, फेयर इनफ। और बैरिस्टर साहब अब आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आसिफ भुट्टो ने जो है बिला मुकाबला जो है ये मुकाबला जीता, और एमएनए के लिए ये बताइएगा कि बिला मुकाबला ये जो पीटीआई है क्लेम कर रही है कि हमारे जो आदमी हैं उनकी पकड़ धकड़ के बाद ये नताज सामने आए हैं, कुछ मामला मशकूक नहीं नजर आ रहा आपको? देखिए अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर इनका कैंडिडेट नहीं है तो ये आ सकते हैं। ये तो बहानेबाजी है, वहाँ पे बाकायदा इनके कैंडिडेट ने खुद अपने कागजात वापस लिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। पहले भी तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़के जीती, अभी भी ये हाई कोर्ट से फैसला ले आए, कहीं से ले आए फैसला और आ जाएँ, मुकाबला कर लें, घबराने की कौन सी बात है। और दूसरी बात जो भी कही गई कि आसफा बीबी और ये तीसरी नस्ल है जो आगे, देखिए बात ये है कि अगर जमहूरियत पसंदों की नस्ल हो, तीसरी हो या 7वीं हो, उसमें 2 नस्लों का ये भी तो बता देते ना कि उन्होंने जमहूरियत के लिए 2 नस्लों ने जान दी है, तो तीसरी नस्ल आ गई है। लेकिन इनमें भी एक तीसरी नस्ल आई हुई है जो इस वक्त इनकी कायदे बेख्तलाफ है, वो पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर की तीसरी नस्ल है। तो अब ये तो खुदा ने अपना अपना इनके मुकद्दर में आमरीत की तीसरी नस्ल है और हमारे मुकद्दर में जमहूरियत की तीसरी नस्ल है, आइन देने वाले की तीसरी नस्ल है, जमहूरियत देने वाले की तीसरी नस्ल है। अब ये अपनी अपनी बात है कि हमें अच्छा, अल्लाह ताला ने अच्छी विरासत की तारीफ के लिए रखा है, और कुरैशी साहब को कसीदे गाने पढ़ रहे हैं आमरों की नस्लों के, उनके नीचे काम करना पड़ रहा है, या भगोड़ों की नस्लों के, वो जो जनरल न्याजी भागा था उसकी। मेरी बात सुन लेना कुरैशी, मैंने आपकी पूरी बात आपकी सुनी है कुरैशी साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। तामुल तो ले लें, तामुल तो ले लें हजूर, तामुल तो ले लें, तामुल ले लें, तामुल ले लें, कंटिन्यू करने से इन्होंने आपकी किसी तामुल ले इंटरप्ट नहीं किया। बात ये है कि अब ये कौन सी डैडी का जवाब देते हैं, भुट्टो साहब डैडी किसको कहते हैं? कोई डैडी नहीं, हम ही ने तो ठुड्डा मार के उधर इक़्तिदार से निकाला था।
भाई जिसका डैडी था ना, मेरी बात अब सुन लेना यार, डिस्टर्ब नहीं करते फिर कुरैशी साहब, फिर आपको भी मैं इसी तरह करूंगा। ये कोई तरीकाकार है? ये तरीकाकार है गुफ्तगू का? मैं समझता हूँ कि उसका डैडी, उस जिसका डैडी है ना, जिसका दादा है, वो आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और वजीर आजम का उम्मीदवार है। भुट्टो ने तो अयूब खान को ठुड्डा मार के निकाला इक्तदार से। भुट्टो साहब ने तो उसे खत्म किया है, उसके खिलाफ तहरीक चलाई है, उसे आउट किया है, उसे की छुट्टी करवाई है। आप तारीख पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। आपके मुकद्दर में टाइगर नियाजी जिसने हथियार फेंके थे उसकी नस्ल की जी हजूरी लिखी है, आपकी मुकद्दर में अयूब खान की नस्ल की जी हजूरी लिखी है। ये आपके मुकद्दर की खराबी है, ये आपके मुकद्दर की खराबी है। हम तो भाई, हम तो जमहूरियत पसंद है। हमारी पार्टी की 2 नस्लों ने जान दी है। हम लोग भगोड़े नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ते थे ना किसी से तो पूरी जुर्रत के साथ लड़ते थे, हम बाद में फिर माफिया नहीं मांगते। आप लोगों की तरह ये जो आपने स्टैम्प पेपर दिए हुए हैं, माफिया मांगी है। न्यूज़ टॉक से अब तक इतना ही। आपने डिबेट मुलाहिजा की तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, लेकिन फैसला आपको करना है। अल्लाह हाफिज़।